A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy. कुछ स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रही थी वो ये है कि मैम ऑडिट ना रिटेन नहीं हो पा रहा, ऑडिट में ऐसे हमको याद नहीं हो पाते, आज करते हैं 4 दिन बाद भूल जाते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई होप कि एक बार आपको अगर लगता है, मैं पहला वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इफ यू फील सो, मैं एक सीरीज आपको बताती हूँ, दैट इज मैं पहली ही 700 की सीरीज पिक कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो, ऐसे 700 की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सीरीज ऑफ ऐसे 700 है, या फिर मैं अभी पहले ओवरऑल ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट को पढ़ा कैसे जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। यस, क्लियर आउट योर मिथ कि ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बिकॉज जब आप एक्चुअल में ऑडिट करने जाओगे तो ये सारी चीजों का इम्प्लीकेशन आप लॉजिकली वहां करोगे खुद से। आप तब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग उठा के पढ़ने नहीं बैठोगे। तो प्रैक्टिकली एक प्रोफेशनल जजमेंट जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो आप मेरे साथ ये 700 की सीरीज एक बार देखो, आपको फॉर श्योर ये याद भी हो जाएगी। और प्लीज वर्ड टू वर्ड रटना बंद करो ऑडिट को। ऑडिट इसका नहीं है, ऑडिट इज नॉट इक्वल टू योर इसका सब्जेक्ट। इसे रटा नहीं जाता है, ये समझा जाता है। तो क्या करना होगा, इसका मतलब ये है कि जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो पहली चीज याद रखो कि कीवर्ड मैटर्स अ लॉट। यहाँ पे कीवर्ड पे फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स के थ्रू आपको लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगी, बहुत जगह ऐसा होता है, कहाँ एंगेजमेंट पार्टनर लिखना है, कहाँ पे पर्सनल लिखना है, आप ये भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो ना, तो सेल्फ स्टडी करते वक्त आप जो डेफिनेशन बोलते हैं ना, उस चीज को आप टोटली क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। ये मानते हो कि हमको इसका मतलब पता है। तो व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट, आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेशन को रटने बैठो, बट कुछ अगर किसी ऐसे में इंपॉर्टेंस वो वर्ड बार बार आपको दिख रहा है कि रिपीटेड रिपीटेड वही वर्ड बहुत यूज हो रहा है, तो एटलीस्ट उस डेफिनेशन को आप एक बार गो थ्रू करो। जब आप उस डेफिनेशन को गो थ्रू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि उसे कहाँ पे करेक्ट प्लेस पे हमें यूज करना है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि ओह, दिस इज द करेक्ट प्लेस ऑफ यूजिंग दिस वर्ड। ठीक है, तो ये पहली तो 2 टिप्स कि आपको ऑडिट जब भी करना हो यूज कीवर्ड्स। एंड इसके बाद आपको डेफिनेशंस थोड़ी तो समझनी ही पड़ेगी। अगर ऑडिट को बहुत खूबसूरती से बोलते हैं ना कवर अप करना चाहते हो, सिर्फ एक बर्डन की तरह नहीं, तो याद रखो जो कल किया है उससे आज आप रिवाइज करोगे, दैट इज क्यूमुलेटिव रिविजन करते रहोगे। मैम क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब कल जो कर रहे हो आज 5-10 मिनट का टाइम रखो कि एक बार बुक क्लोज, बुक ओपन नहीं होगी, बुक क्लोज करके आप उससे क्या करोगे, गो थ्रू करोगे। आपको आपके दिमाग की क्षमता देखनी पड़ेगी। यू हैव टू चेक द पावर ऑफ योर ब्रेन कि एक्चुअल में उसे याद भी है या नहीं जो कल हमने पढ़ा था। अगर आज हम सपोज करो कल हमने 10 पॉइंट किए, आज हमें 7 पॉइंट्स ही याद है, दैट मीन्स दिस आर द 3 पॉइंट्स जहां पे मुझे अब क्या करना है, फोकस करना है। सेकेंड डे फिर से आप याद करने की कोशिश करो, दैट मीन्स आई विल से दिस, रिकॉल करने की कोशिश करो। आप रिकॉल करोगे तो रिकॉल करके आज आपको क्या हुआ, कल 10 हमने किए थे, आज मुझे सिर्फ 9 पॉइंट्स याद आ रहे, फिर एक कुछ भूल गए, इस पे फोकस करो। एंड यू विल सी कि इसके बाद जब भी आप रिवीजन करोगे, क्या आप 10 आउट ऑफ 10 रिवाइज कर पा रहे हो? हाँ, तो इसका मतलब ये आपको हार्डली, इसे पता है क्या, 10-10 मिनट में भी रिवाइज हो सकते हैं। बस एक बार बोलते ना, नींव रखते ना, जो बेस की मेहनत होती है, अगर ये बेस में आपने मेहनत कर ली तो आप समझो कि हार्डली टेक 10 to 15 days टू कवर अप ऑडिट। बस क्यूमुलेटिव रिवीजन करते रहना। अगर मैं बोलूं ओवरऑल की कंटेक्स्ट ऑफ रिमेम्बरिंग अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को समझना याद करना है, तो उसके लिए एक ही इसका रामबाण है, जो है बार बार समझने के बाद उसका होना चाहिए क्यूमुलेटिव रिवीजन। अगर आप क्यूमुलेटिव रिवीजन कर पा रहे हो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप एक स्टेप आगे हो हर एक उस स्टूडेंट से जो सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने के लिए भाग रहा है। So let us start with the essay now. कैसे करना है? This is I am going with essay number 700.
ऐसे नंबर 700 मैंने ये पूरी जो चीजें हैं इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इज स्टडी मेड इजी। वहां पे आपको इसके क्लास के नोट्स एज वेल एज जो नोट्स ऑलरेडी हैंड रिटन जहां तक मेरे पास है वो आपको वहां पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो ऐसे 700 का सबसे पहले आप एक चीज समझो, पॉइंट नंबर 1, किसी भी ऐसे को समझने के लिए पहले उसके नाम को अच्छे से समझो। द नेम ऑफ द ऐसे इन इटसेल्फ इनकॉर्पोरेट द ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ दैट ऐसे। तो नाम में लिखा है फॉर्मिंग, नाम में लिखा है फॉर्मिंग एन ओपिनियन, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बहुत ज्यादा राइटिंग पे फोकस नहीं करूंगी अनलेस इससे ये होगा कि हमारा टाइम बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने बोल्ड यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है फॉर्मिंग, फॉर्मिंग ओपिनियन एंड देन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये ऐसे क्या समझाने जा रहा है आपको, ये ऐसे समझाने जा रहा है कि सबसे पहले ऑडिटर जब अपना ओपिनियन बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते वक्त, जब हमारा ऑडिटर ओपिनियन बना रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते वक्त, तब उसे क्या करना होगा। तो फर्स्ट पूरी प्रोसीजर दी है इस ऐसे में, ओवरऑल क्या क्या चीजें एक ऑडिटर को कंसिडर करनी है व्हेन द ऑडिटर इज फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब उसका ओपिनियन बन जाता है तो सेकेंड स्टेज पे ऑडिटर को उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। ऑन द सेकेंड स्टेज ऑडिटर क्या करेगा, इस चीज की रिपोर्टिंग करेगा। इसका मतलब यही तो ऑब्जेक्टिव हुआ कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करके ओपिनियन फॉर्म करना है एंड दिस इज टू बी रिपोर्टेड। रिपोर्टेड मतलब इन राइटिंग क्या करना है, जो भी ओपिनियन आया है इन रिटर्न फॉर्म ही हैज टू व्हाट ही हैज टू रिपोर्ट। अब जब वो ओपिनियन फॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली तुम बताओ, तुम खुद जानते हो कि ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए क्या करोगे। इस ओपिनियन के लिए ऑब्वियसली ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट एविडेंसेस क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। तो आई एम गिविंग यू द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर कि उसे सबसे पहले क्या करना है, ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करना है। ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के बाद वो इवैल्यूएट करेगा किस चीज को, जो कंक्लूजन पे वो पहुंचा है। ये सारे ऑडिट एविडेंसेस उसको मिल जाएंगे। ऑडिट एविडेंसेस के बाद वो इवैल्यूएशन करेगा इन कंक्लूजन्स का कि उसे क्या कंक्लूजन्स मिल रहा है। तो ऑडिट एविडेंस के बाद जो भी कंक्लूजन है इवैल्यूएट करके एक कंक्लूजन बनाएगा और फिर उस कंक्लूजन से उसका क्या निकल के आता है, ओपिनियन। तो ये कीवर्ड्स हैं, अब इसे इंग्लिश में लिखो। While conducting the audit of the financial statement and forming the opinion, an auditor obtains the sufficient appropriate audit evidence. Based on the audit evidence, auditor draws the conclusion and forms the opinion. The opinion formed by the auditor is expressed in written form. ये आपका ऑब्जेक्टिव है और यही एज इट इज लैंग्वेज कहाँ पे लिखी है, मॉड्यूल के अंदर ये लैंग्वेज लिख के रखी है। देन अब ओपिनियन फॉर्म करते वक्त क्या करना है ऑडिटर को, अभी हमने बोला कि ऑडिटर क्या करेगा, ओपिनियन फॉर्म करेगा। तो ये ओपिनियन क्या फॉर्म करना चाहता है, भाई कुछ तो होगा ना कि ये ओपिनियन है मेरा, वो ओपिनियन है। तो ऑडिटर ये चेक करना चाह रहा है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ ना तुमको कीवर्ड्स जो तुम बोल रहे हो, तो वो ये होगा कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके कंक्लूजन निकालेगा ऑडिटर, उसे रिटर्न फॉर्म में क्या करेगा, लिख के देगा। उसका ओपिनियन ये उसको निकालना है ओपिनियन कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट
किस हिसाब से बने हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। तो क्या मटेरियल रिस्पेक्ट में, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं या नहीं। फिर ऑडिटर को ये भी बताना होगा, ऑडिटर जब ये ओपिनियन दे रहा है तो ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर को कंक्लूड करना होगा ओपिनियन देने से पहले। भाई तुम अगर एक ऑडिटर हो, तुम किसी को कोई ओपिनियन देते हो, छोड़ो तुम ऑडिटर भी नहीं हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आएगा और एक ओपिनियन मांगेगा कि भाई मुझे बता कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, 12th मेरी पास हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कि सीए कर लूँ, सीएस कर लूँ या सीएमए कर लूँ, करूँ क्या। तो एक चीज बताओ, तुम उसे कोई ओपिनियन दोगे उससे पहले खुद एक बार ये सोचोगे या नहीं कि सच में मेरे पास जो जो सोच है इसके बारे में कि भाई इसकी परसेंटेज हमने देख ली है, इसकी पढ़ाई का तरीका देख लिया, घर का एनवायरनमेंट देख लिया, हर चीज समझते हुए क्या मैं रीजनेबली से ये ओपिनियन दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ऑडिटर भी तो ओपिनियन देने से पहले रीजनेबल अश्योरेंस रखेगा ना। तो यहाँ पे ऑडिटर को भी क्या करना होगा, एक रीजनेबल अश्योरेंस खुद भी ऑब्टेन करना होगा। ये रीजनेबल अश्योरेंस आपका वो वाला रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है कि एक ऑडिट आपको रीजनेबल अश्योरेंस ही देता है। यहाँ पे खुद ऑडिटर कोई ओपिनियन देने से पहले रीजनेबली अश्योर होना चाहेगा कि सच में जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ वो सही ओपिनियन है या नहीं। तो वो रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज का चाहेगा, वो रीजनेबल अश्योरेंस देखना चाहेगा कि मैं जो बोलने वाला हूँ कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एज अ होल, financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud and error. These are what, free from material misstatement due to fraud and error। जो मैं ये ओपिनियन देने वाला हूँ तो उसके लिए पहले वो खुद एक रीजनेबल अश्योरेंस कैसे लेता है, वो कैलकुलेट करता है, चेकिंग करता है। सबसे पहले वो ऐसे 330 को चेक करता है कि जब भी ऑडिटर के सामने रिस्क आई थी, दैट इज ऑडिटर का रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क, ऑडिटर का रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क क्या रहा है, उसके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि जो जो रिस्क ऑडिटर ने असेस की थी उसके रिस्पेक्ट में उसका रिस्पॉन्स क्या रहा है वो पहले चेक करेगा। फिर उसके बाद ऐसे 450 को भी देखेगा कि कहीं कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स जो हैं, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वेदर मटेरियली और एग्रीगेट, चाहे मटेरियल इंडिविजुअली मटेरियल थे या एग्रीगेट फॉर्म में मटेरियल थे, तो अगर कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है तो उसके बारे में वो क्या सोचता है कि वो कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी ऐसे में पैराग्राफ 12 से 15 तक भी कुछ चीजें दी हैं जो उसे चेक करनी होती है। तो अब देखो, इतना जो मैंने आपको बताया सिंपल सा ये है कि जब ओपिनियन फॉर्म करना है ऑडिट एविडेंस चाहिए, उस पर कंक्लूजन निकलता है और फिर वो जो कंक्लूजन आएगा वो ऑडिट रिपोर्ट में रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। जब ये ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा, वो ओपिनियन किस चीज के बारे में है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसी के अकॉर्डिंग क्या है बने हुए हैं। इस चीज को बोलने से पहले ऑडिटर खुद एक रीजनेबल अश्योरेंस इस चीज का लेता है कि जैसे ही मैं बोलने जाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड्स एंड एरर, तो एक बार वो खुद कंक्लूड करता है ये किस बेसिस पे कि ये बोलूं उससे पहले वो खुद ही एक बार चेकिंग करता है कि जो भी असेस्ड रिस्क थी उसके रिस्पेक्ट में उसका रिस्पॉन्स क्या था। देन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली थे या फिर एग्रीगेट में थे उनका क्या है। देन पैराग्राफ 12 से 15 तक कुछ चीजें दी हैं, तो पैराग्राफ 12 से 15 तक जो जो चीजें दी हैं उनको भी ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ 12 दिया है 12 से 15 तक, ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड में दिया है कि आप एक बार जब चेकिंग कर रहे थे तो क्या आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी चेक किए। आपको अगर देखना है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो ये सब चेक करते हुए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आप चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट ही बायस्ड है। ये भी चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट क्या है आपका बायस्ड है। फिर बोलते हैं पैरा नंबर 13 में, पैरा नंबर 13 बोलता है ये सारी चीजें भी देख ली, क्या क्या देख लिया कि सिग्निफिकेंट
अकाउंटिंग पॉलिसी जो है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या एडिक्वेटली डिस्क्लोज की है इन लोगों ने, कि जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इन्होंने सिलेक्ट की है, जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी है? फिर यहाँ सिग्निफिकेंट की बात हो रही है, डिस्क्लोजर सिर्फ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का ही चाहिए उनको। और फिर बोलते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी, यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं लिखा, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट अप्लाई करते क्या वो कंसिस्टेंट है? तो बोलते सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन डिस्क्लोजर होना चाहिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का। तो आर यू गेटिंग वर्ड का इंपॉर्टेंस, कहाँ पे आपको क्या लिखना होता है? देन फिर बोलता है क्या आपने देख लिया, वो अपने आप से मतलब एक बोलते ना कि कुछ ओपिनियन देने से पहले ये सब चीजें वो चेक करता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट ने किए हैं क्या वो रीजनेबल है, ये सारी चीजें चेक करो। फिर देखो जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट की है, जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट की, क्या वो रेलिवेंट है, वो इंफॉर्मेशन क्या रिलायबल है, वो इंफॉर्मेशन क्या कंपेरेबल है, वो इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली यार सीधी बात है कि यहाँ पे इन्होंने बोला ऐसे 330 चेक करना, 450 चेक करना, उसके बाद पैरा 12 से 15 तक चेक करना। 12 बोलता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना, 13 बोलता है ये सब देख लो, क्या देख लो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज की है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिलेक्ट करते हैं अप्लाई करते हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है, इंफॉर्मेशन जो भी इंक्लूड करके रखी थी क्या वो रीजनेबल है, रिलायबल है, उसके बाद अंडरस्टैंडेबल कंपेरेबल है, एज वेल एज ये भी चेक कर लो जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वो मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी तो नहीं है। तो टर्मिनोलॉजी जो भी यूज की है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो टर्मिनोलॉजी अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है। चेक आउट ऑल दिस थिंग। ये सब चेक करने के बाद, ये सब चेक करने के बाद पैरा 12 बताता है, पैरा 13 बोलता है, फिर पैरा 14 बोलता है कि आप चेक यही करना चाह रहे हो ना कि मटेरियल, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं। तो देखो क्या फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हुआ भी या नहीं, फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव हुआ है, तो ये भी चेक कर लो कि भाई वो अचीव हुआ या नहीं। फिर इसके बाद अगर वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली रेफर टू और डिस्क्राइब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अब अचीव हुआ या नहीं। और फिर पैरा 15 बोलता है देखो कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एडिक्वेटली जो आपने बनाए हैं, मतलब मैनेजमेंट ने जो बनाया है, क्या वो एडिक्वेटली रेफर करते हैं, किस चीज को रेफर करते हैं, रेफर टू या डिस्क्राइब करते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को। कॉन्सेप्ट सिंपल है, मेरे ऑडिटर को ओपिनियन देने जाना है, ओपिनियन देने जाने के लिए अब मैं फिर से एक बार आपको वो वर्ड सर्कल करा रही हूँ जिसके बेसिस पे पूरे ऐसे के आप मॉड्यूल में देखोगे ना, ये 3 पेजेस में देख के रखा। तो यहाँ पे ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर को एप्रोप्रिएट क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा जिसके बेसिस पे कंक्लूजन को इवैल्यूएशन ओवरऑल करके वो एक ओपिनियन बनाता है। जो भी उसका ओपिनियन होगा उसे ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है, रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओपिनियन इस चीज का बनाना चाहता है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है। ये ओपिनियन के देने से पहले वो क्या क्या चेक कर चुका होता है, तो स्टेज वाइज वो देखता है असेस्ड रिस्क का रिस्पॉन्स ऑडिटर का क्या रहा, उसके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, देन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट वेदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट वेयर दे वर मटेरियल, उनके रिस्पेक्ट में चेकिंग करेगा। देन पैरा 12 से 15 तक उसे चेक करना है। 12 बोलता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड करो, कहीं तुम्हारा मैनेजमेंट बायस्ड तो नहीं है। उसके बाद 13 बोलता है ये सब चीजें भी देख लो, क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, आई एम यूजिंग द वर्ड सिग्निफिकेंट, क्या इसे एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है, जो भी
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने सिलेक्ट अप्लाई की है, और क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो है क्या वो रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी क्या वो रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल है, और जो टर्मिनोलॉजी यूज की है क्या वो अप्रोप्रिएट है। इसके बाद देखो कि क्या सच में फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हुआ। फेयर प्रेजेंटेशन मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेड फेयरली, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे जो भी ये लोग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क अप्लाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एडिक्वेटली उस चीज को बार बार रेफर किया जैसा इनका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। एक स्टोरी के फॉर्म में समझ लो, लॉजिकल है, कंप्लीट लॉजिक है। फिर इसके बाद बोलते हैं इन सब चीजों के बाद ही तो ओपिनियन बनाओगे, इन सब चीजों के बाद ही क्या करोगे, ओपिनियन बनाओगे। अब ओपिनियन दो टाइप के होंगे, या तो आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो वो चाहता था ना कि वो बता पाए कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना है, तो बस अनमॉडिफाइड वही है। लेकिन उसको लगा नहीं भाई मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। अब मॉडिफाइड ओपिनियन वो कब देगा, ठीक है, जब उसे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सब बना था, लेकिन यहाँ वो बोला नहीं भैया यहाँ मिस्टेक्स हैं। अब मिस्टेक क्यों हो सकती है, मिस्टेक फ्रॉड के कारण भी हो सकती है, मिस्टेक एरर वाली भी हो सकती है, इसका मतलब फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। या फिर उसे वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो बेस ही नहीं मिला जिसके बेसिस पे उसको ये ओपिनियन देना था, या तो एविडेंस ही नहीं मिला, और अगर एविडेंस मिल गए तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ तो फ्रॉड एंड एरर है, तब वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा ओपिनियन। पर क्या अपने आप मॉडिफाई कर लेगा, नहीं, ऑब्वियसली मैनेजमेंट से डिस्कशन करेगा, मैनेजमेंट चीजों को रिजॉल्व कर सकता है। अब ये मॉडिफाई करना चाहता है तो अकेले थोड़ी ना करेगा, पहले मैनेजमेंट के पास जाएगा, मैनेजमेंट से डिस्कशन करेगा, देखेगा कि मैनेजमेंट ने रिजॉल्व कर लिया। अब रिजॉल्व कैसे किया उस चीज पे भी ध्यान दिया जाएगा। अगर रिजॉल्व हो गया फिर भी ऑडिटर को लगता है मॉडिफाई करना है, तब वो मॉडिफाई करेगा। तो क्या लॉजिक, तो देखो सिंपल तो ऐसे है, सिंपल फ्लो में चलता जा रहा है कि ये चीजें करते जाओ। अब इसके बाद एक ऑडिट होता है आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क का, सिर्फ कंप्लायंसेस चेक करने होते हैं। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कभी भी आपको जरूरत नहीं होती है कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू बताएं, मतलब कि फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं ये बताएं। वहां सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि कंप्लायंसेस टू द लॉ वगैरह हुए या नहीं हुए। तो अगर फेयर प्रेजेंटेशन वहां जरूरत नहीं होती है, बट कभी रेयर सर्कमस्टेंस में, इन रेयर सर्कमस्टेंस हमारे ऑडिटर को लगता है, क्या लगता है कि मिसलीडिंग जाएंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर नहीं बताया सच, तो कि हमें लग रहा है कि ये तो कितने गलत है। तो रेयर सर्कमस्टेंस में अगर ऑडिटर को लगता है कि ये चीजें मिसलीडिंग होगी, तो क्या खुद से एक बार ओपिनियन एकदम से दे देगा, नहीं, फिर से वो किससे बात करेगा, मैनेजमेंट से बात करेगा, चेक करेगा मैनेजमेंट ने इस चीज को कैसे रिजॉल्व किया, और उसके बाद क्या उसे जरूरत है ऑडिट रिपोर्ट में इस चीज को कम्युनिकेट करने की। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट खत्म, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यही क्या है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, और ये ही तो तुम्हारा ऐसे तुमसे चाह रहा था, फॉर्मिंग एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन, यही तो चाहता था, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। और फॉर्मिंग ओपिनियन में अब मैं तुमको अगर बताऊं तो कीवर्ड्स क्या है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो, उसके बेस पे क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा, इस कंक्लूजन को तुम्हें एक्सप्रेस करना है रिटर्न फॉर्म में। कंक्लूजन देना चाहते हो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर है। ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ चीजों को रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है खुद को भी, मतलब खुद चेक करो, 330, 450 एज वेल एज पैरा 12 से 15 चेक करो। पैरा 12 क्या था, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट देख लो, 13 बोलता है वही सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, इंफॉर्मेशन, टर्मिनोलॉजी यूज, वो चीजें। 14 बोलता है कि सच में फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो गया।
उसके बाद 15 बोलता है देख लो जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो अच्छे से इन्होंने रेफर किया है या नहीं किया है। इसके बाद ओपिनियन दो। ओपिनियन दो हो सकते हैं, या तो आपका मॉडिफाई होगा या अनमॉडिफाई ओपिनियन है। अनमॉडिफाई मतलब फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हैं। अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई करोगे, क्यों? क्योंकि या तो एविडेंस मिला ही नहीं, और अगर एविडेंस मिला तो उसने बता दिया फ्रॉड एंड एरर है। फिर इसके बाद मॉडिफाई के बाद आप क्या करोगे? खुद से थोड़ी ना मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफिकेशन के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन के वक्त आपको देखना पड़ेगा, किस चीज को देखना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो सबसे पहले मैनेजमेंट से बातचीत कर लो, भाई मैनेजमेंट इस मामले में कहती क्या है, मैनेजमेंट इस मामले में कहती क्या है। तो मैनेजमेंट से एक बार क्या करो, तुम बातचीत कर लो और मैनेजमेंट क्या कहती है वो देख लो। अगर मैनेजमेंट का रिजोल्यूशन कैसे हुआ है चीजों को लेके, वो सारी चीजें आप चेक कर लो। अगर मैनेजमेंट ने प्रॉपरली रिजॉल्व किया है तो अब आपको रिपोर्ट में इस चीज को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती है? चेक करनी होती है। अब आपको बोला है अब इसको ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, तो अब हम बनाएंगे क्या? ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट बनाना कैसे ये नहीं दिया है, इसने पूरा फॉर्मेट दिया है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, वो भी बहुत लॉजिकल है, उसको भी अभी हम क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वेट। हाँ, अब ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। तो भाई ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा? तो सबसे पहले लॉजिकली चलो भाई टाइटल तो होना चाहिए। अब इसको आपको रटना नहीं है, इसको सिर्फ एक बार हाँ पता है। ऑडिट रिपोर्ट में टाइटल होगा और वो टाइटल ये बताएगा कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। तो मेन चीज तो ये कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, टाइटल में ये लिखा होगा। फिर एड्रेसी। एड्रेसी मतलब जिसका ऑडिट हुआ है, तो बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंस कि आपका एड्रेसी कौन है, आप यहाँ पे उसको लिखो। देन थर्ड आपका आएगा ऑडिट ओपिनियन। थर्ड पे क्या आता है आपका? ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन में हेडिंग क्या होगी? ओपिनियन। ठीक है, ये ओपिनियन में आप क्या क्या चीजें लिख के चलेंगे? ओपिनियन में आप लिखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुके हैं। ठीक है, किस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ऑडिट किए हैं वो लिख दो। फिर स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट किस चीज जो स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो जो चीजें हैं उनका भी टाइटल लिखो कि हमने बैलेंस शीट, P&L इन सब का ऑडिट किया है। और फिर कौन सा डेट पीरियड है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर किया उसको लिखो। भाई ये तो बताओ कि तुम इंडिपेंडेंट हो, किसका ऑडिट कर रहे हो? ओपिनियन दे रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो चुके हैं, किस एंटिटी के ऑडिट हुए हैं, क्या क्या चीजों को ऑडिट किया है, और टाइम और डेट क्या थी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर की है। फिर ओपिनियन में ही तो ये बताओगे कि ओपिनियन कौन सा है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो बता दो भैया अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। इसके बाद अगर अनमॉडिफाइड एंड फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करता है, फेयर प्रेजेंटेशन ये अचीव करता है, तो उसमें क्या आएगा? या तो फ्रेज आएगा ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, और अगर ये नहीं आया तो प्रेजेंटेड फेयरली लिखा होता है। अगर ये नहीं आया तो क्या होता है? प्रेजेंटेड फेयरली लिखा हुआ मिलेगा तुमको। ठीक है, और अगर कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है तो जिसमें हमको ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं बताना होता है, तो वहां ये लिखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ठीक है, फिर तीन चीजें हो गई। क्या क्या? टाइटल, ऑडिट टाइटल, उसके बाद तुम्हारा एड्रेसी और ऑडिट ओपिनियन। टाइटल, एड्रेसी, ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, फिर इसके बाद ओपिनियन का बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है? भाई उनको बताओ तो सही तुम्हारा ओपिनियन क्या है, किसके बेस्ड पे है। तो ऑब्वियसली तुम क्या बताओगे? अब जो भी हमने पूरा ऑडिट किया है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग किया है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो तुम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे। ऑडिटर बताएगा भाई ये मत समझना कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे बताया मैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूँ, तो स्टेटमेंट की मैं इंडिपेंडेंट हूँ। एंड उसकी नजर में जो ऑडिट एविडेंसेस है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। तो भाई उसे ये प्रूफ करना है हमने बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए ऐसे को समझा,
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, ऐसे को समझा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, हम इंडिपेंडेंटली काम किए हैं और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके ही हमने क्या दिया है, बेसिस ऑफ ओपिनियन आपको दिया है। फिर से करते हैं, टाइटल, एड्रेसी, फिर उसके बाद क्या है, टाइटल, एड्रेसी, उसके बाद क्या आता है, ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट ओपिनियन के बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन, दैट इज टैब, बेसिस ऑफ ओपिनियन। फिर इसके बाद गोइंग कंसर्न, तो ऐसे 570 के अकॉर्डिंग आप गोइंग कंसर्न के बारे में बताएंगे। देन की ऑडिट मैटर आप 701 के अकॉर्डिंग बताएंगे कि की ऑडिट मैटर्स क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की होती है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है क्या वही इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू भी करता है, दैट मीन्स द पर्सन हु ओवरसाइट्स। देखो कोई बना रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कोई चेक करने वाला भी तो है, यहाँ पे ऑडिटर ये भी देखेगा कि जो बना रहा है और जो चेक करता है, ओवरसाइट करता है, क्या वो सेम पर्सन है या अलग पर्सन है। फिर ऑडिटर खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लिख के देगा कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं रीजनेबल एश्योरेंस देने वाला हूँ, मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू करता हूँ, मैं ऐसे के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, ऑडिट करता हूँ, मैं रिस्क, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी रिस्क है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी रिस्क है उसे आइडेंटिफाई असेस करता हूँ। इंटरनल कंट्रोल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े होंगे। देन जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है तो अप्रोप्रिएटनेस चेक करता हूँ कि अकाउंटिंग पॉलिसी सही लगी नहीं लगी, और ट्रू एंड फेयर व्यू देना मेरा काम है। तो यहाँ पे सी आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स फॉर दिस, डोंट वरी, क्योंकि इतना ज्यादा लिखने में अगर मैं जाऊंगी तो आई वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या देखा हमने, टाइटल देखा, एड्रेसी देखा, ऑडिट ओपिनियन देखा, बेसिस ऑफ ओपिनियन देखा। बेसिस ऑफ ओपिनियन किस बेस पे भैया ओपिनियन बनाया है, तो हमने बताया ना कि हमने ऐसे के अकॉर्डिंग किया, हम इंडिपेंडेंट है, हमने ऑडिट एविडेंसेस क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मैंने ओपिनियन दिया है। गोइंग कंसर्न की, देन योर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसकी, मैनेजमेंट की। तो जो बना रहा है जो ओवरसाइट करे सेम है नहीं है ये भी चेक करेगा। फिर ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेगा कि मेरा काम रीजनेबल एश्योरेंस देना है, मैं ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट करता हूँ, मैं ऑडिट रिपोर्ट देता हूँ। फिर इसके बाद अप्रोप्रिएट है भी या नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी वो मैं चेक करता हूँ। देन इसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो भी रिस्क है असेस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, एंड ट्रू एंड फेयर व्यू देने का मेरा काम है। और एक चीज और, ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ है, इसकी लोकेशन भी बताओगी। ये बहुत जरूरी है कि हमारे ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो लोकेशन बताओ कि किस लोकेशन पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के रखी हुई है। फिर उसके बाद सिंपल सी चीज है, इसके अलावा कोई अदर आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लॉ रेगुलेशन से अराइज होती है, तो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ हैं तो वो भी बता दो। देन ऑडिटर की सिग्नेचर, देन प्लेस कहाँ पे सिग्नेचर हो रही है, एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये आपको देना है। और यही तो ऐसे 700 है, ऐसे 700 ऑडिट एविडेंस चाहिए जिसमें कंक्लूजन निकलेगा। उस कंक्लूजन में क्या निकालना चाहता है वो ओपिनियन बनाएगा और ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा। वो जो ओपिनियन है वो क्या ओपिनियन है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल होने चाहिए थे वही लगे हैं, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड फ्रॉड हैं। उसके लिए वो चेक करता है 330, 450, 12 से 15 पैराग्राफ तक, फिर एक ओपिनियन बनाता है, या तो मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड है तो यहाँ पे चलेगा, मॉडिफाइड है तो मैनेजमेंट से बातें करेगा, कब मॉडिफाइड देगा, या तो ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है या फिर मिला है एंड फ्रॉड एंड एरर है, उसके बेसिस पे ओपिनियन मिल गया। अब ये ओपिनियन को उसको कहाँ देना है, ऑडिट रिपोर्ट में देना है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में उसे फेयर प्रेजेंटेशन नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी रेयर सर्कमस्टेंस में लगता है कि मिसलीडिंग चीजें होंगी तो मैनेजमेंट से बात करेगा, मैनेजमेंट किस तरह से रिजॉल्व करता है उस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी ये लिखना है कि नहीं लिखना है कि मिसलीडिंग है चीजें। फिर ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है, टाइटल ठीक है, एड्रेसी ठीक है, फिर ऑडिट ओपिनियन ठीक है, फिर बेसिस ऑफ व्हाट, बेसिस ऑफ ओपिनियन।
फिर इसके बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की, फिर गोइंग कंसर्न, फिर के एमपी, फिर मैनेजमेंट की क्या बताना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, देन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद ऑडिटर की सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, खत्म हो गया। और आप देखो लास्ट में मैंने सब कुछ एक बार बोला है, हार्डली इट टेक्स 5 मिनट्स। सो दिस इज द वे टू कंप्लीट। अब रोज 5 मिनट टाइम लगाओ चलेगा, बट जब जब करो क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, तुम्हारा ये ऑडिट खत्म, ये वाला ऐसे खत्म। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है कमेंट करने में, देखो व्यूज मेरे वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है अभी, तो शायद मुझे बहुत मेहनत लगेगी आगे तक निकलने के लिए, पता नहीं कितनी, बट मेरे कंटेंट में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो एक चीज होती है कि अगर आप कमेंट करते हो ना, तो दैट इज समथिंग दैट मोटिवेट मी कि हाँ, कम है स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं, बट एटलीस्ट जो फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हाँ, दे कैन ट्रस्ट मी। सो डू अ कमेंट अगर आपको टाइम मिलता है तो दैट विल लेट मी नो कि हाँ चलो समझ में आ रहा है, तो मुझे आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ओके, चलो, थैंक यू।